20 साल के इतिहास में पहली बार G20 समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल ने आपको बता दें कि नारसेक एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने आपको बता दें कि यहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात की है। इसके बाद पीएम मोदी ने समिट के पहले सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समावेशी विकास, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत की। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बार G20 समिट में नहीं रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में नहीं पहुंचे। इस बार G20 का 20वां समिट आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है। यह पहली बार है कि जब अफ्रीकी देश में G20 का आयोजन हुआ है। साउथ अफ्रीका में हो रहे इस साल की G20 समिट भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया था। अब पहली बार अफ्रीका में समिट हो रहा है। इसके चलते सभी अफ्रीकी देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ अफ्रीका पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेटकर स्वागत किया। ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की गैर मौजूदगी में भारत समिट का सबसे प्रमुख चेहरा बन गया। बता दें कि भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से पेश करने के लिए समिट बहुत बड़ा मंच साबित हो रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में आपको बता दें कि G20 समिट इस बार पहली बार देखने को मिला है। जो एजेंडा है वो बताते हैं, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता से निपटना। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए इस बार चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पोषण, अफ्रीकी देश का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, UN 2030 एजेंडे को पूरा करने पर जोर। फिलहाल आपको बता दें कि G20 में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं और लगातार कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी चल रही है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए सिद्धार्थ दवे साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सिद्धार्थ जी, क्योंकि देखिए अब पहली बार G20 समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है और भारत ने सदस्य बनवाया G20 में साउथ अफ्रीका को, और जिसके बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा कि किस तरीके से आप समिट को देख रहे हैं। जी नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, इस बार का G20 सिर्फ एक वैश्विक बैठक नहीं है, परंतु ये भारत की जो उभरती वैश्विक नेतृत्व शक्ति है उसका ये निरंतर विस्तार है। और जैसा आपने बताया कि अफ्रीका में ये पहला G20 अधिवेशन हो रहा है और ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि जब भारत में ने G20 की मेजबानी की थी, प्रेसिडेंटशिप की, तब मोदी जी ने कहा था कि ये अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट रहेगा, और क्योंकि तभी अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया था और भारतीय प्रेसिडेंसी में G20 की सदस्यता भी मिली थी। यानी एक राष्ट्र नहीं, भारत ने एक पूरा महाद्वीप जो है उसको एक स्वर दिया है, उसको एक आवाज दी है। और जो उस समय जब भारत की प्रेसिडेंसी थी तभी का नारा जो था, वो मोटो जो था, वो भी वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक परिवार के दर्शन का एक राजनयिक रूप जो था वो हमने प्रस्तुत किया। और भारत की ही पहल पर अफ्रीका अब वैश्विक नीति निर्माण में बराबरी में शामिल हो रहा है। तो दूसरा एक जो मैं एनालिसिस देख रहा था कि लगातार चौथी बार, इसके पहले भारत से पहले ये इंडोनेशिया में हुआ, उसके बाद ब्राजील और अब अफ्रीका। तो जो ग्लोबल साउथ है उसमें लगातार चौथी बार ये G20 समिट जो है, जो विकासशील देश है जिसको हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, और ये बदलते हुए विश्व का संकेत भी देता है। और पहले देखिए तो G20 केवल एक पश्चिमी देशों का मंच माना जाता था, लेकिन अब जब लगातार चौथी समिट ग्लोबल साउथ की धरती पर हो रही है और इस परिवर्तन में भारत और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भूमिका है वो केंद्रीय है, वो मेन है। और अभी मुझे याद आ रहा है कि जब भारत की अध्यक्षता में G20 हुई थी तो उस समय का जो मोटो थे उसमें 3 शब्द थे, इंक्लूसिव, इक्विटेबल और ग्लोबल साउथ सेंट्रिक। इस तीनों को इंक्लूड करके, इसका सामंजस्य करके भारत ने प्रेसिडेंसी जो थी उसको स्वीकारा था।
लेकिन सिद्धार्थ जी, क्योंकि देखिए अब साउथ अफ्रीका में हो या फिर कहीं पर भी G20 का समिट हो, जब 3 बड़े देश उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, जिस तरीके से अमेरिका, चाइना और रूस की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत इसमें प्रमुख चेहरा भी बन जाता है। तो ऐसे में क्या फायदा इस समिट से इस बार भारत को हो सकता है? हाँ, देखिए इसमें जो ग्लोबल साउथ है और जो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स हैं, और भारत हमेशा से कहता आया है कि इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी हमेशा से भारत ने जो है शुरुआत की है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो स्ट्रैटेजिक इंटेक्स्ट है, तो उसमें मैं समझता हूं मोदी इज नाउ द सीनियर मोस्ट ग्लोबल रिफॉर्म वॉइस। आज पूरे विश्व में जो नेता G20 हो गया, ग्लोबल साउथ और क्लाइमेट जस्टिस की जो बात करते हैं, सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग की, और जो डेब्ट क्राइसिस पर सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट और सबसे विश्वसनीय आवाज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की है। देखिए, एक तरफ चीन जो है उसका रवैया आक्रामक सा है। अफ्रीका में उन्होंने जो भी मदद दी वो एक कंडीशन के तौर पे थी, और उनकी कंडीशन साफ थी कि उनको उससे क्या इकोनॉमिक लाभ हो रहे हैं वो उसी पे उनकी नजर रहती थी। अमेरिका जो था वो अपने ही अभी अगर देखा जाए तो चुनाव में उलझा है। यूरोप जो है वो यूक्रेन क्राइसिस में कहीं ना कहीं भटका हुआ सा है। सो इस दौर में भारत क्या है, तो भारत एक स्थिरता, संवाद और समाधान का नेतृत्व कर रहा है। और ये नया भारत है, न्यू इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी है, और जिसका आधार, जैसे मैंने पहले बताया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये सिद्धांत है। और भारत पहले भारत इंटरेस्ट फर्स्ट और विश्व के लिए जो नए मॉडल है वो प्रस्तुत करता है। और इसको अगर हम कहें तो I would often say Modi is shaping not just India's future, but the future of the global governance too. पूरे एक वैश्विक गवर्नेंस को जो है उनको भी दिशा दे रहा है। और G20, जैसे मैंने पहले भी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि अब एक पश्चिम का क्लब नहीं, और भारत जो है वो ग्लोबल साउथ जो है उसके मंच का एक महान लीडर सा बनता जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं G20 में जिस तरीके से भारत की भागीदारी है वो ऐतिहासिक भी है, और वो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने भी आ रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन पर इस बार विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। अगर जलवायु परिवर्तन के लिहाज से हम समझना चाहे और देशों के साथ साथ भारत पर क्या इसका असर हो रहा है अभी? जी, इसमें जो 3 मुख्य सत्र होने वाले हैं, उसमें जो पहला सत्र रहेगा वो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पे है। यानी कि किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, सबको साथ में लेकर कहीं ना कहीं पे जो सबका साथ सबका विकास, वो एक ग्लोबल स्केल पे जा रहा है। इसका जो शब्द प्रयोग है वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, और यही मॉडल है। विकास सिर्फ जीडीपी का न हो, विकास जो है वो समावेशी हो, जिसमें न्याय और समान अवसर मिले। और भारत G20 को बताएगा कि विकास का अर्थ जो है वो इनइक्वालिटी को कम करना भी है। दूसरा, जैसे आपने बताया, पर्यावरण की बात बताई, और इसमें जो सूत्र है वो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो भारत G20 में वह देश है जिसने आपदा प्रबंधन में दुनिया भर को एक मॉडल दिया है। वो मॉडल क्या है? वो है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिडक्शन का। यानी कि हम कम्युनिटी को, समाज को साथ में लेके किस तरह से आपदा प्रबंधन करते हैं। दूसरी जो बात है यहां पे क्लाइमेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत से ही भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने सोलर अलायंस की शुरुआत की है। सोलर अलायंस, और सोलर अलायंस मतलब क्या? प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते हैं कि सूर्य सबका है और सूर्य सबके लिए है। और तीसरी और अहम बात वो है क्लाइमेट जस्टिस और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात बताते हैं कि वैश्विक एजेंडा किस तरह से बनाया जाए क्लाइमेटिक जस्टिस और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को। तो भारत बताएगा विश्व को क्लाइमेट एक्शन, पश्चिम की जिम्मेदारी, और भारत समाधान का नेतृत्व करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ममदानी अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। ममदानी के साथ अपनी पहली ओवल ऑफिस मीटिंग का बहुत बढ़िया और बहुत ही प्रोडक्टिव उनके द्वारा बताया गया। उन्होंने अपने उस पॉलिटिकल विरोधी की दिल से तारीफ की जिसके लिए उन्होंने कैंपेन के दौरान महीनों तक बुराई की थी। ट्रंप ने आपको बताने की डेस्क के पीछे से कहा कि हमारी अभी अभी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सच में बहुत अच्छी और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। ट्रंप के बगल में ममदानी खड़े थे। दोनों बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद बाहर निकले, जिसमें उनके पहले के झगड़ों के मुकाबले उनके लहजे में काफी बदलाव दिखा। ओवल मीटिंग में आपको बता दें कि ममदानी ने कई रिक्वेस्ट की थी जो चौथे साल के डेमोक्रेटिक
सोशलिस्ट हैं और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर के खिलाफ मेयर की रेस में उनकी शानदार जीत ने उन्हें अमेरिकी पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि दोनों की अच्छी बनेगी, भले ही दोनों महीनों से एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल बहस करने वाले पार्टनर की तरह बर्ताव कर रहे थे। व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है कि ममदानी आ गए हैं और वह मेन गेट से अंदर नहीं आए, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर विजिट करते हैं। उन्होंने दर्जनों रिपोर्ट ममदानी की एक झलक पाने के लिए डेरा डाले हुए थे। इसकी बजाय वे प्रेस की भीड़ को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दिखे। बहरहाल अब इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि ट्रंप और ममदानी की मुलाकात से क्या न्यूयॉर्क की स्थिति अब बदलने जा रही है। विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्योंकि ट्रंप और ममदानी की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात कितनी ज्यादा खास मानी जा रही है? देखिए प्रद्युमन जी, मैं जैसे अभी देख रहा था कि यूएस में कुल मिला के 1,35,000, जी मैं सही आंकड़ा बता रहा हूं, 1,35,000 इलेक्टेड मेयर्स हैं और टाउन काउंसिल मेंबर्स हैं। मैं जिस शहर से आता हूं, सूरत, क्या दर्शक जो सूरत के बाहर के हैं उनके मेयर का नाम जानते हैं? क्या आप दिल्ली के एमसीडी के मेयर हैं उनको जानते हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कुल मिलाकर कि न्यूयॉर्क एक शहर है और उसका मेयर यानी कि ममदानी, परंतु मीडिया ने या फिर जो वोक एलिमेंट्स हैं उन्होंने उसको इतना चढ़ा दिया है कि उसको हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं। बहरहाल आपने जो प्रश्न किया तो उसमें मीडिया की कोई मुलाकात जो है उसको क्यों दिलचस्प लग रही है? अब जो वहां का डोमेस्टिक मीडिया है उनके लिए ये बैठक फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा अमेरिका की जो अंदरूनी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है उसको वो तमाशा जो है वो बन गया है, वो दिखाता है। तो ट्रंप ने कहा कि जब वे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं इतना मीडिया नहीं आता है, उन्होंने कहा यह बात को। लेकिन ममदानी के साथ बैठक में मीडिया जो है वो बहुत भर के आई है और एक दूसरे को वो सपोर्टिव भी दिखे ट्रंप और ममदानी। तो कहीं ना कहीं पे ये भी आता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आइडियोलॉजी टेक्स अ बैक सीट एंड प्रैक्टिकलिटी कम्स इन द फोरफ्रंट। और एक बहुत अहम बात जो है वो जब सवाल पूछा गया, एक रिपोर्टर ने ममदानी से सीधा सवाल पूछा कि क्या आप ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं, तो ममदानी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कई बार बात की है, मतलब वे ट्रंप के खिलाफ पहले भी ऐसी विचारधारा रखते आए हैं। और इसके बीच में जो है ट्रंप खुद बोल गए और बोले कि नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट से यस। तो कहीं ना कहीं पे ये ट्रंप की जो पॉलिटिकल शोमैनशिप है और मीडिया हैंडलिंग स्टाइल है उसको वो दिखाता है। और मैं समझता हूं कि ट्रंप थ्राइव्स ऑन कंट्रोवर्सी और ही ट्रीट्स एक्यूजिशंस आल्सो एज पब्लिसिटी। उनके लिए जो भी नकारात्मक बातें हैं उनके ऊपर जो भी एक्विजिशंस लगाए जाएं उसको भी वो पब्लिसिटी मानते हैं और उनके लिए यही है कि नाम होना चाहिए चाहे आप बदनाम ही क्यों ना हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि देखिए चुनावी वादे, चुनावी मुलाकातें तो हमने लगातार देखी हैं, लेकिन ट्रंप ने इससे पहले भी कई और लोगों से मुलाकात की जिनके वो खिलाफ थे। ममदानी ने काफी बयानबाजी यहां पर ट्रंप के खिलाफ भी करी, लेकिन अपने फायदे के लिए मुलाकात हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ममदानी पहले से ही ओपनली वो प्रो पैलेस्टाइन रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू को अरेस्ट करने की भी चेतावनी दी है और इजराइल को जो है उन्होंने जेनोसाइड की बात की है। और देखो ममदानी इज ट्राइंग टू बिकम, मतलब इसको किस तरह से कहूं कि वो जो मुस्लिम लेफ्ट पॉलिटिक्स है न्यूयॉर्क में उसका वो सेंटर कहीं ना कहीं पे हो रहे हैं। और अमेरिका में अब पूरी तरह से ग्लेयरिंगली राइट बनाम लेफ्ट से ज्यादा मॉडरेट बनाम हार्ड लेफ्ट की लड़ाई जो है वो चल रही है। और कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें तो अमेरिका की जो राजनीति की नई तस्वीर है जहां पे आइडियोलॉजी, ऑप्टिक्स और पॉलिटिकल सर्वाइवल ये एक ही टेबल पर साथ कैसे बैठते हैं, ये ट्रंप और ममदानी की जो मीटिंग है उसने साफ किया है। और जहां तक बताया कि उनके दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। एक जो है ओपनली प्रो मुस्लिम, प्रो पैलेस्टाइन, प्रो गाजा की बात करता है और वहीं पे जो ट्रंप सरकार है उसका पूरा समर्थन जो है वो इजराइल को है। तो ममदानी पहले जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पुलिस का जो आंदोलन जो था उसके विरोध में भी उन्होंने बातें की थी। और पहली बार उन्होंने 35,000 जो ऑफिसर्स हैं एनवाईपीडी फोर्सेस को उन्होंने बनाए रखने की भी घोषणा की है। और कमिश्नर जेसिका टिस्क हैं उसको भी उन्होंने रिटेन किया है, क्योंकि जो बहुसंख्यक एनवाईसी न्यूयॉर्क के जो वोटर्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा अहम मुद्दा मानते हैं। यानी कि फिर से मैं कहूंगा कि पावर में आते ही आइडियोलॉजी पीछे हो जाती है और प्रैक्टिकलिटी आगे आ जाती है। प्रद्युमन जी
बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जब दो दुश्मन मिलते हैं और आप भी बता रहे हैं कि आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, तो ये आपको लग रहा है कि जब जो आइडियोलॉजी है जब वो इतनी अलग हो चुकी है, मानसिकता बिल्कुल अलग है, सोच विचार बिल्कुल अलग है, तो ये मुलाकात, ये दोस्ती आगे चल पाएगी, न्यूयॉर्क की स्थिति बदल पाएगी? अभी देखिए आगने वाला वक्त क्या है इसका, अगर मैं उत्तर दूं तो जब एक पत्रकार ने पूछा ममदानी से कि क्या ट्रंप से कि क्या आप एक जिहादी के बगल में खड़े हैं, तो ट्रंप ने कहा नो ही सीम्स वेरी रीजनेबल। तो यानी ममदानी के लिए सिंबॉलिकली ठीक है। ह्यूज है ये बात, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो फिलिस्तीन समर्थकों पे टिकी बिल्कुल, कह टिकी लगे और फिलिस्तीन राजनीति का समर्थक फायदा उठाने की कोशिश जो है ममदानी यहाँ पर कर रहा है। चलिए ठीक